नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे G20 के बारे में। इस वक्त G20 की शेरपा समिट भारत के उदयपुर शहर में चल रही है। 1 दिसंबर को भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। इसके क्या मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, शेरपा समिट में, शेरपा सम्मेलन में किन बातों पर चर्चा हो रही है और ये सम्मेलन होता क्या है, शेरपा कौन होते हैं और इस पूरे G20 और G7 के बीच में फर्क क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये काफी डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको G20 के बारे में लगभग सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉच दिस वन वीडियो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। तो देखिए, 4 दिसंबर से उदयपुर शहर में, राजस्थान में, दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज की एक इंपॉर्टेंट बैठक शुरू हुई है और ये अगले साल के G20 सम्मेलन के एजेंडा को तय करेगी। तो ये मीटिंग जो अभी हो रही है इसे हम कहते हैं शेरपा समिट। अब आगे बढ़ें, शेरपास के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को ये मालूम चले कि ये वीडियो अच्छा है। आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 8 तारीख शाम 5 बजे आप मुझसे मिलने आ सकते हैं अनअकैडमी सेंटर राजेंद्र नगर में। आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को इस इवेंट के लिए और ये स्कैन कोड है जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। अब बात करते हैं शेरपास की। तो शेरपा नेपाल में रहने वाले एक एथनिसिटी के लोगों को कहा जाता है, एक जातीय समूह है जो मोस्टली हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के पास में रहते हैं। तो ये जितने भी डार्क ग्रीन एरियाज हैं, दीज आर द हायर हिमालयस, यहां पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, इन क्षेत्र में शेरपास रहते हैं। ऊंचे पर्वतों में रहने के कारण ये पहाड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। बचपन से इनकी आदत है पहाड़ों पर चढ़ने की। दे हैव वेरी गुड लंग कैपेसिटी, वेरी गुड स्टैमिना और इसीलिए हिमालय में माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए जब पर्वतारोही दूसरे देशों से नेपाल आते हैं तो ये इन्हीं शेरपास की मदद लेते हैं अपने सामान को ऊपर पहाड़ों पर ढोने के लिए। लेकिन ये शेरपा केवल सामान ढोने का काम नहीं करता। दिस शेरपा इज अ गाइड, इज अ मेंटोर टू द माउंटेनियर। तो जब कोई भी व्यक्ति माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर चढ़ना चाहता है तो वो अपने आप से नहीं चढ़ सकता, उसे रास्ता बताना पड़ता है। कई बार वहां पर रास्तों को बनाना पड़ता है हर सीजन में। ये सारा काम शेरपास करते हैं, शेरपास की जो लोकल कम्युनिटी है वो करते हैं एंड दे आर देमसेल्व्स हाईली ट्रेन्ड माउंटेनियर्स। तो अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है तो उसमें भी हेल्प करने के लिए इनको भेजा जाता है। ये जाकर लोगों को वहां पर बचाते हैं और इसीलिए शेरपास की नेपाली समुदाय में बहुत इज्जत है। इनफैक्ट जो सीरियस माउंटेनियर्स हैं वो इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, सो शेरपास आर लाइक द गाइड्स, दे आर द मेंटोर्स, दे आर लाइक द पाथ फाइंडर्स फॉर द माउंटेनियर्स। पर्वतारोहियों के लिए ये रास्ता बताने का काम, उनका सामान ढोने का, हर तरह का काम करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जो पहली सक्सेसफुल चढ़ाई हुई थी उसमें भी 2 लोग जब पर्वत पर पहुंचे थे, उनमें से एक लोकल शेरपा थे जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे और दूसरे थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी। लेकिन आज के समय में शेरपा शब्द जो है वो किसी भी गाइड को कह देते हैं। दे आर नॉट नेसेसरीली फ्रॉम द शेरपा कम्युनिटी। तो शेरपा एक एथनिसिटी है, एक जातीय समूह है नेपाल का। लेकिन आजकल इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आ गए हैं, अन्य लोग भी, तो उन सभी को कॉमनली शेरपा कह दिया जाता है। लेकिन अगर आप नेपाल के किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये प्रॉपर शेरपा जाति समूह का जो व्यक्ति है वही शेरपा कहलाएगा। अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की। तो देखिए, जैसे पर्वत पर चढ़ने के लिए एक पर्वतारोही को शेरपा की आवश्यकता है, वैसे ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में G7, G20, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इन सभी में प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को एक ऐसे डिप्लोमेट की आवश्यकता होती है जो उनकी तरफ से देश की बात को आगे रखेगा, बेहतर तरीके से संवाद कर सके, दूसरे देशों के साथ नेगोशिएशंस कर सके। तो ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस डिप्लोमेट को अक्सर शेरपा के रूप में कहा जाता है, जो हेड ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर उसके साथ रहेगा। कई मीटिंग्स में ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलते हैं उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इन शेरपास की मीटिंग होती है। अब ये कोई भी हो सकता है, दे कुड बी सीनियर फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, दे कुड बी सम जूनियर मिनिस्टर्स, तो कोई भी शेरपा बनाया जा सकता है। और ये टर्म G7 और G20 में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, खास करके G20 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो दे आर लाइक द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट और अ हेड ऑफ गवर्नमेंट हु प्रिपेयर्स एन इंटरनेशनल समिट। 2021 की G20 कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से शेरपा थे पीयूष गोयल, हु इज अ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप लोगों के लिए एक सवाल है, 2022 की जो G20 कॉन्फ्रेंस है इंडोनेशिया में हुई है अभी कुछ ही हफ्ते पहले, उसमें भारत की तरफ से शेरपा कौन थे, आप ये मुझे बताएंगे। ये आप लोगों का सवाल है, मुझे आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो होता यह है कि जब कोई G20 समिट होती है तो साल में एक बार वो मीटिंग होती है, नवंबर या दिसंबर के आसपास, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पूरे साल चलती है और उसी प्रिपरेशन में अक्सर जो होस्ट कंट्री है वो सभी सदस्यों को बुलाता है और इतना टाइम नहीं है कि सभी प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति खुद आए, तो वो अपनी तरफ से शेरपास को भेजते हैं। ये शेरपा बैठकें करके G20 समिट का एजेंडा तय करेंगे कि किस बात पर मीटिंग होनी चाहिए, किस तरह की कम्युनिकेशंस आगे दिए जाएंगे और किन बातों पर मेजर नेगोशिएशंस होंगे या क्या नेगोशिएशन पहले से चले आ रहे हैं उनको आगे किस दिशा में लेकर जाना है। ये सभी बातें शेरपास के द्वारा तय करी जाती हैं। आइए अब G7 और G20 के बीच में क्या फर्क है थोड़ा सा उसको जान लें। ऑफ कोर्स 7 और 20 देश हैं मेंबर, इसीलिए इसका ये नाम है। लेकिन G7 को बनाने का बेसिस क्या है?
तो ये 7 देश एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं। ये अपने आप को दुनिया के सबसे विकसित देश मानते हैं। मानते क्या है, आंकड़े बताते हैं कि ये सबसे विकसित देश हैं, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑन दी अर्थ, और ये सातों मिलकर G7 ग्रुप को बनाते हैं। ये ग्रुप पहले G8 हुआ करता था, जब इसमें रशिया भी शामिल था। फ्रॉम 97 टू 2014 रशिया वॉज ऑल्सो अ मेंबर। तो पहले ओरिजिनली G7 था, फिर G8 बना, फिर 2014 में रशिया को फिर से निकाल दिया गया, तो अगेन ये G7 बन गया है। और रशिया को बाहर क्यों निकाला गया था? ड्यू टू द एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया इन 2014। तो ये घटना आपको ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में इस पर सीधा सवाल आ सकता है। लेकिन मेंबरशिप में अगर आप देखें जीडीपी का डेटा, तो आप पाएंगे कि कायदे से तो भारत और चाइना को भी G7 या G8 का सदस्य होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों देश सदस्य नहीं है, क्योंकि इन G7 देशों का ये मानना है कि हम देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा, और इनका मानना है कि भारत और चाइना अभी विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है। दे आर नॉट एडवांस कंट्री। यहां पर नेट वेल्थ पर एडल्ट, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ही कम है, और HDI के आंकड़ों में भी ये काफी पीछे हैं। तो इसी भेदभाव के कारण विकासशील देशों को लगा कि एक हमारा भी संगठन हो जिसमें हम भी अपनी बात ग्लोबल स्तर पर रख सकें, तो इन्होंने बनाया G20। हालांकि इस G20 में G7 के सारे देश शामिल हैं, लेकिन फिर भी G20 जो है ये एक थोड़ा बड़ा संगठन है। इसमें कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश भी शामिल हैं, और इसलिए ये अपनी बात प्रखरता के साथ यहां पर रख पाते हैं। G20 की सालाना बैठकें 2008 से रेगुलरली हो रही हैं, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो ये बहुत पुराना संगठन नहीं है। 14 साल से इसकी रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं, एनुअल समिट्स हो रही हैं। G20 देशों में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, इसे याद रखना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इन सभी देशों में लोएस्ट HDI भारत का है। तो ये थोड़ी सी भारत के लिए चिंताजनक बात है कि हमारा जो HDI स्कोर है वो इस वक्त 0.633 है, विच इज नॉट अमंग द लोएस्ट, इट इज द लोएस्ट इन ऑल द G20 कंट्रीज। अब G20 के सदस्य देशों में कोई भी एक देश हर साल इसकी एनुअल बैठक को अपने देश में आयोजित करता है, तो उसे कहते हैं होस्ट कंट्री, और होस्ट कंट्री ही G20 की अध्यक्षता भी ले लेता है। दैट इज वाई वन कंट्री विल बिकम द चेयरपर्सन और द चेयर ऑफ द G20 ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए अध्यक्षता उस देश के पास चली जाएगी जो G20 समिट को आयोजित करेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी देश रोटेशन से अध्यक्षता ले लेते हैं, क्योंकि हर साल समिट नए देश में होती है। तो ये कैसे करा जाता है? तो देखिए 5 ग्रुप बने हुए हैं, सारे G20 कंट्रीज को 5 हिस्सों में बांट दिया है, और ये 5 ग्रुप्स में रोटेशनल बेसिस पे चलेगा। तो एक साल ग्रुप 1 कंट्री में समिट होगी, फिर ग्रुप 2 में, फिर ग्रुप 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, तो इस तरह से चलेगा। तो फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया ने 2022 की समिट आयोजित करी है, अब ग्रुप 2 की बारी है, तो भारत 2023 में करेगा। अच्छा, अब ग्रुप 2 की जब अध्यक्षता आएगी, तो ये ग्रुप 2 के जो 4 देश हैं, इन्हें आपस में नेगोशिएशन करना है कि आप कब सबमिट करेंगे, हम इस साल कर लेते हैं, आप उस साल कर लो। तो एक छोटी सी नेगोशिएशन इन 4 देशों के बीच में होती है। तो जैसे कि साउथ अफ्रीका ने 2025 की मेजबानी अपने पास ली है, रशिया 2013 में कर चुका है, टर्की 2015 में कर चुका है, भारत ने कहा कि हम 2023 की कर लेंगे। तो ये नेगोशिएशन ये आपस में कर लेते हैं, और अगले साल जो ग्रुपिंग है वो 2024 की जो अध्यक्षता है वो चली जाएगी ब्राजील के पास। तो बेसिकली ग्रुप 3 का नंबर आएगा, तो उसमें ये अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि 24 में ब्राजील मेजबानी करेगा। तो कुल मिलाकर रोटेशनल बेसिस पर अध्यक्षता आती है। ऐसा नहीं कि अध्यक्षता किसी स्पेशल कारणों से किसी देश को दी जाती है, दैट इज जस्ट ऑन रोटेशनल बेसिस। तो G20 की 2022 की मीटिंग हुई थी बाली में, कुछ ही हफ्ते पहले समिट हुई है, और इसमें जो मेन एजेंडा था तो वो यही था कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स को कैसे कैलिब्रेट करना है, और जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो इंटरेस्ट रेट हाइक्स का पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। तो यहां पर ये इकोनॉमिक मुद्दे ही ज्यादा हावी थे। 1 दिसंबर 2022 को भारत G20 की प्रेसिडेंसी टेक ओवर कर लेता है। 2023 में जो G20 समिट है वो भारत में होगी, और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। तो शेरपा समिट सबसे पहला आयोजन है, और ये शेरपा समिट 4 से 8 दिसंबर के बीच में उदयपुर में हो रहा है। राजस्थान का जो उदयपुर शहर है, ऐतिहासिक शहर है। तो यहां पर अब क्या होगा, सभी देशों के नुमाइंदे आए हैं, ये शेरपास भेजे गए हैं। अब ये शेरपा कोई मंत्री हैं, कोई अपने देश के सबसे टॉप डिप्लोमैट्स हैं, ये सभी यहां पर आकर अब मीटिंग करेंगे भारत के प्रतिनिधियों के साथ, और मीटिंग का एजेंडा तय होगा। तो बड़े शानदार फोटोज आ रहे हैं, जितने भी उदयपुर के 5 स्टार होटल्स हैं वो सारे बुकड हैं। यहाँ पर ये मीटिंग्स हो रही है, आप देख सकते हो इतनी शानदार लोकेशंस, लेक्स के किनारे, उदयपुर के सिटी पैलेस के सामने आयोजन हो रहे हैं। काफी भारत का आर्ट एंड कल्चर दुनिया के सामने रखा जा रहा है। ट्रेडिशनल जो कलाएं हैं भारत की वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं हमारे मेहमानों को, और इसी के बहाने पूरी दुनिया को दिख रही हैं। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही स्पेशल आर्ट फॉर्म है मेवाड़ रीजन का, राजस्थान का, जिसमें पानी पर कलर्स के साथ पेंटिंग करी जाती है। ये टेक्निकली पेंटिंग भी नहीं है, इसे जल सांझी कहते हैं, जिससे पानी के ऊपर रंगों को डाला जाता है और पेंटिंग्स के रूप में ये चित्र उकेरे जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज जल सांझी। चाहो तो लिख लेना, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये कला का रूप है।
ये G20 की मेन मीटिंग का फोटोग्राफ है। दरबार हॉल जो वहाँ के पैलेस में है उसमें ये मीटिंग हो रही है, और पहले इस पैलेस में राजा महाराजा बैठते थे, अब आज मॉडर्न डे महाराजा इस मीटिंग हॉल के अंदर बैठकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को अंजाम दे रहे हैं। तो इंडिया के G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ये आपको मिल गया इसका जवाब। पहले नीति आयोग में हुआ करते थे ये। चलो अब ये बता दो कमेंट में कि नीति आयोग के किस पद पर ये थे और इनकी जगह अब उस पद पर कौन व्यक्ति आसीन है। तो यहाँ पर मल्टीपल सेशंस हो रहे हैं। तो अभी 5 दिसंबर को जो सेशंस हुए थे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पर हुए, हेल्थ एजुकेशन, फिर उसके बाद ग्रीन डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव, और दूसरे दिन में भी बहुत सारे ये डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ एंड एजुकेशन पर सेशंस होते हैं। 6 दिसंबर को मेनली जो फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंडा था। वुमेन लेड डेवलपमेंट पर काफ़ी बातचीत हुई है। तो 3F यानी कि फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, ये काफ़ी एक की फोकस एरिया है भारत की तरफ से, और माना जा रहा है कि अगले साल की जो मेन बैठक है उसमें भी भारत इस पर काफ़ी चर्चा करेगा। अब इस G20 समिट की इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझिए। देखिए ये जो शेरपा बैठक है ये शुरू हुई और उसी दिन एक न्यूज़ आती है कि G7 कंट्रीज ने ये तय किया है कि रशिया का तेल कोई भी $60 से ऊपर पे के प्राइस पर नहीं खरीदेगा। ये चाहते हैं कि रशिया ज़्यादा पैसा ना कमा सके अपना ऑयल बेचकर, और ये कैप लगा दिया है, प्राइस कैप लगा दिया है रशिया के ऑयल पर, और इससे रशिया को काफ़ी चोट पहुंचेगी। बाय द वे रशिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ G20। और इसके अलावा यूक्रेन में युद्ध तो चल ही रहा है पिछले 10 महीने से। तो यहाँ पर भारत को बहुत ही संभल कर चलना होगा कि रशिया एलियनेट ना हो, रशिया G20 से अलग थलग ना हो जाए, और ये G7 वाले जो देश हैं ये ज़्यादा इस ग्रुप में हावी ना हो। तो हमारा फोकस होगा इंक्लूसिव ग्रोथ पर, और ऐसा हो कि G20 का जो कोर्स है, जो G20 का जो डायरेक्शन है 2023 में, वो सभी देशों को साथ में लेकर चले। तो अभी जो अमिताभ कांत ने चीज़ें हाईलाइट करी है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने वो यही है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन यूरोप, बेसिकली यूक्रेन वॉर, सेकंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ये हुआ है कोविड-19 के कारण, और कई देशों में अभी डेट क्राइसिस चल रहा है। ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज आर फेसिंग अ डेट क्राइसिस, द प्रेसिंग इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये 4 बड़े पॉइंट्स इन्होंने अमिताभ कांत ने हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा देखो बहुत सारे जेनरिक इशूज हैं, लिटरेसी, हेल्थ, पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रही हैं कोविड-19 के कारण, इन्फ्लेशन, स्लो डाउन, ये सब भी डिस्कस किया गया था। अब जहां तक बात है G20 के पावर की, तो देखिए G7 कंट्रीज पर कई सालों से ये आरोप लग रहे हैं कि ये अपने आप को कहते तो विकसित देश हैं, लेकिन इनके जो क्राइसिस हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से शुरू हुआ, पूरी दुनिया को उसका नुकसान झेलना पड़ा। इन्फ्लेशन क्राइसिस अमेरिका में, यूके में, इन देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी डेवलपिंग कंट्रीज में उतनी ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन फिर भी अभी 10% के नीचे ही है लगभग सभी देशों में, लेकिन यूके, यूएस, इनमें 10% से ऊपर चला गया था इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशनरी क्राइसिस हमारे देश तक ना फैल जाए, जैसे कि 2008 वाला क्राइसिस दूसरे देशों को भी इंपैक्ट करता है, खास करके यूरोप को। इससे बचना होगा, और इसीलिए G20 को लीडरशिप रोल में आकर, विकासशील देशों को लीडरशिप रोल में आकर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी की दिशा तय करनी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो इस पूरे कॉमन प्रोग्राम को रोक रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या फ्यूचर में इन सभी देशों को साथ लेकर भारत अपनी लीडरशिप में चल पाएगा या नहीं। अब हो ये रहा है कि जो भारत के डॉक्यूमेंट्स हैं G20 को लेकर, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उसमें बहुत ही जेनेरिक से टर्म्स हैं, बहुत ब्रॉड जनरलाइजेशंस हैं, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। तो ये देखो ये सब नारे हैं, नारा देना बड़ा अच्छा है। भारत अपनी ओर से ये बता रहा है कि हाँ हमारी लीडरशिप में 1 अर्थ, 1 फैमिली रहेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं हो सकती क्योंकि रशिया और वेस्ट के बीच में बहुत बड़े बड़े डिविजन्स हैं। क्या उस खाई को भारत पाट पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि भारत 1 साल तक इन मुद्दों को इंपॉर्टेंट रख भी ले, लेकिन 2024 में एजेंडा चेंज हो जाएगा। तो भारत को अपना एजेंडा ऐसा रखना होगा जो आने वाले 3-4 सालों में दुनिया की दिशा को तय करे, ठीक है। तो इसके लिए ग्लोबल साउथ को प्रायोरिटी पर रखना है। अब ये ग्लोबल साउथ को कैसे प्रायोरिटी पर रखा जाए, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में चर्चा करी थी काफ़ी महीने पहले, आप इसको देख लेना एक बार। WTO एग्रीमेंट 2022 जो हुआ है, ठीक है, इससे भारत को कैसे बेनिफिट होगा, किस तरह की ऐतिहासिक डील थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मद्देनजर रखते हुए कैसे भारत इस G20 के डायरेक्शन को आगे ले जा सकता है, ग्रीन ट्रांजिशन, ग्लोबल इनइक्वालिटी, इन मुद्दों पर भारत को ज़्यादा चर्चा करनी होगी। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, आपसे भी अगर पूछा जाए तो आप इसी बारे में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो भारत ये कर सकता है कि जैसे OECD लेड ग्लोबल साउथ है, इन देशों को साथ लेकर एक साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर सकता है, जो काफ़ी पुरानी चर्चा है लेकिन अभी थोड़ी ठंडी पड़ गई है। तो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को वापस बढ़ावा दिया जा सकता है, और इस पूरे डेवलपमेंट प्लान को लेकर, इन सभी पॉइंट्स को लेकर अगर आगे बढ़ा जाए तो शायद भारत का सेट किया हुआ एजेंडा आने वाले 4-5 सालों तक G20 में इंपॉर्टेंट रहेगा। वरना अगर ये 1 अर्थ 1 फैमिली जैसी बातें हैं, हो सकता है ये 2024 में भुला दी जाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे लेक्चर के अपडेट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म।
उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है ये भी जानकारी चाहिए तो आप इस फोन नंबर पे कॉल कीजिए। बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा अनअकैडमी के कोर्स पर ये भी आपको इस फोन नंबर पर पता चलेगा। जस्ट कॉल दिस नंबर एंड से दैट कि महिपाल सर का वीडियो देखकर आप कॉल कर रहे हैं और ये आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे। हमारे जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं उन पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड महिपाल इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी लिंक्स हैं सब्सक्रिप्शन के वो नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। 15 दिसंबर से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक रिवीजन बैच है। इस रिवीजन बैच में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और ये बहुत अच्छा बैच है। अगर आपको कमजोरी लग रही है अपनी तैयारी में तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य और एक्सेलरेट ये बैचेस हैं हमारे जो इंग्लिश और इंग्लिश में स्टार्ट होने वाले हैं 15 दिसंबर से। सीसैट के लिए भी हमने एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं हम लोग 12 दिसंबर को। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये प्राइस नहीं, यूज द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं और लास्ट माइल प्रोग्राम हमारा चालू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया गया है। मेंस का रिजल्ट आज शाम को आ गया है तो जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू देना चाहता है वो इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकता है। डाउट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।